हो गया स्टार्ट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाएं सभी लोग, क्लास स्टार्ट हो गई है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग, मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं। गुड मॉर्निंग शेखर, प्रिया, शिवानी, नाजिम, नीरज। यस, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को। हाँ जी, यस, गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, जैसा मैंने आप सबको बताया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीला, मनीला आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट नाम है। अक्सर मैंने ये नाम कम ही सुनने को मिलता है। यस, अच्छा नाम है ये काफ़ी। गुड मॉर्निंग सत्यम। भाई जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, सबका स्वागत है इस क्लास में। वनीला। नहीं नहीं, नाम अच्छा है इनका, काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है। खुशी, यस। हाँ, दीप शिखा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, सबका स्वागत है बिहार स्पेशल की क्लास में। मैं शाजिया। यस, मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपका पूरा नाम क्या है। भाई मेरा पूरा नाम है शाजिया शकील हैदर। ठीक है, वैसे शाजिया मैम के नाम से जानी जाती हूँ। हाँ, तो नाम जो है हमारा थोड़ा क्या है, लंबा है, सिर्फ इसलिए शाजिया मैम के नाम से जानी जाती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाएं सभी लोग। और हाँ, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आज जो है कल, आज है आपकी बिहार स्पेशल की सेकेंड लास्ट क्लास है। जैसे मैम आप क्वाइट है। अच्छा, क्या? अच्छा, क्यूट है लिख रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखिए एक चीज़, बहुत सारे बच्चों को, अब चूंकि क्लास जो है ये बिहार वाली ख़त्म होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी रहती है कि शाजिया मैम कहाँ से हैं। भाई मैं चंपारण से हूँ, मैंने बताया भी था। और लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा सब यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। बाकी यहीं टीचिंग एक्सपीरियंस, यहीं सारी चीज़ें। हाँ, जिनको भी मेरे बारे में जानने का बहुत वो था कि मैम, तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। यस, यस, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाती हूँ और हिस्ट्री से ही ग्रेजुएट मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस, आप लोगों ने शायद किरोड़ीमल कॉलेज का नाम सुना भी होगा, केएमसी बहुत फेमस कॉलेज है, उसको अमिताभ बच्चन का कॉलेज भी बोला जाता है उनको। यस, वो वहीं से पास आउट है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर क्या हो चुका है, यहाँ पर बढ़ चुका है। चलिए यहाँ पर अच्छा, जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की ही मतलब मैं हिस्ट्री की ही टीचर हूँ। मैं, देखिए मैं टीचर हूँ, रिसर्च है, अब समझिए मैं लेक्चरर हूँ मैं पूरी तरह से। यस, हाँ, यस, मैं आई एम लेक्चरर। मुझे, मैं जैसे आपके सामने हूँ, आई एम ए टीचर और मैं लेक्चरर हूँ, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कम टू द टॉपिक। अब कुछ टॉपिक पे बात कर लें। आज जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ बिहार, यानी बिहार का कल आपका जो बिहार स्पेशल की जो क्लास है वो फिनिश हो जाएगी कल। तो आप लोगों को करना क्या है, एक टास्क मैं दे रही हूँ आप लोगों को। आज तो मैं जितना पढ़ाना है वो पढ़ा दूंगी, बट आपको करना क्या है, कल कल जो है आपको क्या करना है। नहीं, अब हम तैयारी करवाते हैं गौरव, ठीक है ना, हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है, टीचर पढ़ने लग जाएगा तो वो तैयारी, बच्चे स्टूडेंट तैयारी कहाँ से करेंगे फिर। ठीक है, हाँ, जिनको भी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना हो, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं हिस्ट्री की ही टीचर हूँ। तो आप लोगों में से जो भी लोग हैं, तो आप लोग कृपया करके मैनेजमेंट में बात कर लेंगे, या जो भी बेहतर लगे आप लोग बात कर लीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। बाकी आस्था आईएएस हर जगह आपको हेल्प करने के लिए है ही, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आर कुमार सर के द्वारा जितना भी है आपको सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं कई जगह देख रही हूँ कि बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है, लेकिन वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं है, ना कोई इतना ज़्यादा समय दे रहा है कि पूरा का पूरा टॉपिक आप बहुत डीप में पढ़ाइए। इतनी छूट कहीं नहीं है जितना आस्था आईएएस में है, जितना आप आसानी से यहाँ पर आप पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से सर कॉपरेट कर रहे हैं, है ना। आर कुमार सर का ये कॉपरेशन है आप लोगों के लिए। यस, क्योंकि
मैं देख तो रही हूँ, हम लोग भी तो यही देख रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। आधा। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह तो रही हूँ कि आप लोग को जिनको भी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है, वेलकम, स्वागत है आपका। और मैं यही हूँ अस्थाई, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहती, आप लोगों को टास्क मैंने दिया है, टास्क ये है, जो रेस्ट टॉपिक का मतलब ये हुआ कि जो भी टॉपिक आपको लगेगा कि जो बच गए हैं, ठीक है ना, बच गए इन द सेंस बचा वैसे नहीं है, छोटे छोटे कोई ऐसे आपको लग रहा हो कि मैम ये कुछ चीज़ें जो हैं रह गई हैं, अगर आपको ऐसा लगे, वैसे बचना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग करेंगे क्या, आप लोग इसका टॉपिक बनवा लेंगे या लिख लेंगे कहीं पे, कल मुझे बता दीजिएगा, वो भी साथ के साथ कल कल ही कवर हो जाएगा। कल अगर थोड़ा सा क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कल इसको फिनिश कर देना है, ठीक है ना। हाँ जी, जूम वाले आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, बुक जानना चाहते हैं, देखिए अभी तो आप लोग भी देख रहे हैं। हाँ, किसके लिए चाहिए बुक? हाँ जी, बुक किसके लिए पढ़ना चाहते हैं ये भी बता दीजिए ना। हिस्ट्री के लिए। अच्छा, तो हिस्ट्री में ये बताइए मुझे कि फॉर प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं आप? बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं क्या, या फिर नॉर्मल पूछ रहे हैं कि मैम हिस्ट्री के लिए कोई बुक? देखिए, अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, नॉर्मल जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एंशियंट अगर अपना अच्छा करना है, या आप लोग चाहते हैं कि इसके डेप्थ में थोड़ा सा नॉलेज अगर जाने या फिर समझे, तो बहुत अच्छी किताब है झा एंड श्रीमाली। झा एंड श्रीमाली बहुत अच्छी बुक है, अगर इतिहास का ज्ञान बढ़ाना है तो। ये मैं बीपीएससी स्पेशल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इतिहास के लिए। झा एंड श्रीमाली अच्छी बुक है। आप आ जाइए मध्यकालीन में, अगर हम बात करें तो मध्यकालीन में सतीश चंद्रा वन ऑफ द बेस्ट बुक, आपको काफी कुछ इनसे पता चल जाएगा। और डेप्थ में नॉलेज जाना है तो आप एससी वर्मा देख सकते हैं, ठीक है ना। बट ये गाथा है, 2 वॉल्यूम में आने लग गई है। आधुनिक भारत के बारे में बात करें, हाँ, आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो बिपिन चंद्रा लोग, आप इसको इनको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है इनकी, बिपिन चंद्रा। इसके अलावा आधुनिक भारत में 2-3 बुक और है, जैसे कि शेखर बंदोपाध्याय, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। एक अच्छा डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स है वो आपका क्या होगा, तैयार होगा। शेखर बंदोपाध्याय इनकी किताब है। और अगर बात करें तो इनमें सुमित सरकार, तो ये कुछ अच्छी बुक है जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अच्छी बुक, अगर आपको हिस्ट्री के लिए ज्ञान अर्जन करना है तो ये एक अच्छी बुक है। रेस्ट इसके अतिरिक्त बात करें, अगर आप लोग वनडे के लिए बात करें कि मैम वनडे एग्जाम के लिए अगर हम लोग को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो एस के पांडे भी ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। वनडे के पर्पज से मैं बता रही हूँ, अगर जो एग्जाम आपका रहता है, जैसे फॉर प्रीलिम्स हो गया, हिस्ट्री में आपको ठीक करना है अपना नॉलेज, तो आप इनको देख सकते हैं। अब ये तो आपको मैनेजमेंट बताएगा श्वेता, अब मुझे नहीं पता। यस। हाँ, मुझे नहीं पता इस मामले में। तो ये समझ गए आप लोग, जो भी लोग अगर हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है कि मैम मुझे क्या क्या पढ़ना, और वैसे भी देख लीजिए कि बीपीएससी में पिछले बार का जो रिजल्ट रहा है, जो श्रेयांश तिवारी जो है, उनका भी ऑप्शनल क्या था, हिस्ट्री था, तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और अगर उस पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी साथ देता ही देता है, और साथ के साथ ऑप्शनल अगर आपने अच्छे से अगर कर दिया, जो रिक्वायरमेंट है और बढ़िया से अगर आपने लिख दिया, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इतिहास से सिलेक्शन होता है, लेकिन संभावना थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप अच्छे से, ये नहीं कि एक ट्रेडिशनल जो चलता चला रहा आप वही लिख के दे रहे हैं। इतिहास में भी अगर रिसर्च करके बेहतर तरीके से आप लिखते हैं तो आपका क्या होगा, वहां पे सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन होने की संभावना तभी बढ़ती है जब आप कुछ बहुत बेहतर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं जो रटी रटाई चीजें हैं, क्वेश्चन आपको भी पता है कि पैटर्न वही रहता है मेंस में, लेकिन करना क्या आपको, करना ये है कि जो लिखना है उसको बेहतर ढंग से लिखें। तीनों के लिए, हाँ तीनों के लिए अगर आप चाह रहे हैं जैसे अभी अपना ठीक करें तो आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एस के पांडे देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स है, तो अभी क्या करिए, आप लोग इसको देखते रहिए साथ में। यस, पढ़ सकते हैं अगर जैसे जानना हो कि क्या था ये, कुछ कुछ मेन मेन चीजें। कल हमने कहाँ तक, चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे आ जाते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था, शायद चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट हो गया था क्या? हाँ जी, चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट हो गया था क्या? नहीं कम।
अच्छा, राजकुमार शुक्ल। चलिए, सतवरिया और क्या कहते हैं, मुरली भरा हुआ मिला आप लोगों को? सतवरिया और मुरली भरा हुआ, ये मिला आप लोगों को? ये एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग आजकल क्राउन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये क्राउन में आपको मिल रहा है नाम, ठीक है ना। रेस्ट आप जहां भी उठाएंगे वहां आपको ये नाम मिलेगा। इनफैक्ट जो पीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, बीपीएससी के पीटी में, कि ये कहाँ से थे, ये क्वेश्चन जो आता है ये इसमें ऑप्शन में यही दिया रहता है। लेकिन चूंकि ये पढ़ा जा रहा है ज्यादा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर ये आ भी गया तो ये आपको क्या करना है, क्लियर रहना है। चंपारण से थे, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी केशव नमस्ते, ठीक है ना, एक ही था। और था क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका जो जगह की बात अगर करें तो ये क्या था, हम लोग देखते हैं एक ही था। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था, अपना जो मूवमेंट, यानी कि चंपारण का जो नील आंदोलन जो चला, या फिर चंपारण सत्याग्रह जो मूवमेंट है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, इन्हीं का था। यानी कि अब आते हैं हम लोग गांधी जी पे, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे क्या, एक ही है इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी एग्जाम के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको करना क्या है, इसमें क्या कहते हैं, ज्यादा कंफ्यूज बिना हुए आपको करना क्या है कि आराम से, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। बिहार के इतिहास में अगर हम लोग बात करें, हाँ, बिहार के इतिहास में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पर, कि मैंने कल बताया था कि किस प्रकार से गांधी जी से ये लोग कहाँ पर मिले थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, किससे, गांधी जी से। और वहां पर हुआ क्या था, वहां पर हुआ यह था कि इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए और आकर के हमारे यहाँ का जो समस्या है, जो किसानों से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसे देखिए। कल मैंने ये भी बताया था, तिनकठिया सिस्टम था। तिनकठिया सिस्टम की वजह से वहाँ के किसानों की स्थिति क्या थी, काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और एक चीज़ आपको और बता दूं, गांधी जी कहते हैं ना, गांधी जी का भारत में जो पहला मूवमेंट हुआ वो कौन सा आंदोलन था, वो था चंपारण सत्याग्रह। वो कौन सा मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई किसी जगह को जाने ना जाने, चंपारण ऐसी जगह है कि सुनते के साथ ही हो जाता है, अच्छा गांधी जी, मतलब चंपारण का मतलब ही हो जाता है क्या, गांधी जी। हाँ, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो जगह है चंपारण, तो इस जगह पे गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, एक तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो कृषकों के लिए, यानी गांधी जी का जो फर्स्ट मूवमेंट ही हुआ वो किसके लिए हुआ था, वो कृषकों के लिए हुआ। कल मैंने बताया था अमित कि आप अगर एक बीघा, बीघा समझते हैं, हाँ जी बीघा समझते हैं, बीघा, हाँ, तो एक बीघा जो होता है बिहार में, इनफैक्ट कहा जाता है ना कि इसके पास 10 बीघा खेत है तो बहुत अमीर है, कहा कहते हैं या नहीं कहते हैं, जिसके पास जितना बीघा में खेत होगा वो क्या कहलाता है, वहां पे अमीर कहलाता है। बिहार में कहलाते हैं ना कि भाई इनके पास 10 बीघा जमीन है, बहुत जमीन हो गया इनके पास। अगर वो जमींदार की कैटेगरी में आएंगे तो 50 बीघा से ऊपर जाएगा, अगर इतना ज्यादा। तो बीघा जो होता है, यानी ये था कि अगर एक बीघा, जैसे मान लीजिए ये एक बीघा, एक बीघा में ये क्या है कि आपको 3 कट्ठे पे कम से कम क्या करना है, 3 कट्ठा। आजकल जो चलने लगा है, जैसे आप शहरों में जो जमीन लेते हैं वो कट्ठा पर लिया जाता है। अच्छा, पिछले से 5-6 क्लास नहीं किए हैं आप, ओके, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। देखिए, तो एक बीघा में हम क्या देखते हैं, कट्ठा। जैसे आप लोग जो लोग शहर में रह रहे होंगे, जैसे जो लोग मुजफ्फरपुर में हैं, गया में हैं या पटना में हैं, तो आप देखिएगा वहां पर जमीन किस पे लिया जाता है, कट्ठा। इनफैक्ट पटना वटना में तो धूर के बेस पे कहा जाता है कि क्या चल रहा है, कितना धूर है। तो कट्ठा जो है, जैसे शहरों पे नॉर्मली होता है कि भाई 1 कट्ठे में घर बना है, 2 कट्ठे में घर बना है। यहाँ आ जाइए दिल्ली साइड में तो यहाँ बीघा को कहता है लोग किला। यहाँ पे कितने किले इनके क्या है, जमीन है, मतलब स्पेशली दिल्ली और हरियाणा के बेल्ट में यहाँ किला बोला जाता है। तो खैर आपको किले से मतलब नहीं है, आपको कट्ठे से, आपको आपको 3 कट्ठा से समझना है। एक बीघा के 3 कट्ठे पे क्या करनी है, आपको नील की खेती करनी होती थी। आपको नील की खेती करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी। और ये क्या था, ये मैंडेटरी था, मैंडेटरी था। ये क्या था, मैंडेटरी, इट वाज मैंडेटरी और कंपलसरी, ठीक है ना। ये क्या था, ये अनिवार्य था, अनिवार्य था। इसको करा कौन रहे थे, इसको नीलहे साहब,
नीलहे साहब मैंने कल ही बताया था कि जो अंग्रेज जो हैं, जो नील की खेती करवाते थे उन्हें कहा जाता था नीलहे साहब। नील की खेती जो लोग करवाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नीलहे साहब। जो नील की खेती करवाते थे, ठीक है ना। तो इसे यानी कंपलसरी मैंडेटरी था, और इसका जो रिजल्ट निकल कर आया, रिजल्ट इन द सेंस कि इसका जो परिणाम था, इसके अगर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करें, परिणाम ये था कि कृषकों की स्थिति क्या हो चुकी थी? दयनीय हो चुकी थी। कृषकों की स्थिति क्या हो चुकी थी? दयनीय हो चुकी थी, ठीक है ना। कृषकों की स्थिति क्या हो चुकी थी? बहुत ही दयनीय या वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ही दयनीय या वर्स्ट हो चुकी थी। तो परिणाम हम लोग क्या देखते हैं? परिणाम ये था कि इसमें जो भी कृषक है उनकी कंडीशन क्या हो चुकी थी? बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वो दयनीय हो चुकी थी। क्योंकि क्या था, एक बार इसमें जो कंडीशन है ना, इसका जो कंडीशन की बात बताती हूँ कि अगर आपने एक बार किसी भूमि पे आपने अगर एक बार नील की खेती कर ली, एक बार नील की खेती कर ली, तो उसके बाद से क्या हो जाता था? उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी। नील की खेती कर ली तो उसकी उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी क्या थी? समस्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार खेती करवाया तो फिर बाद में ये भूमि क्या हो गई? एक तरह से बंजर भूमि हो जाएगी, ठीक है ना। बंजर भूमि या पड़ती भूमि में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इट बिकेम्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना बंजर, यानी कि एक तरह से अनफर्टाइल लैंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। यही पड़े पड़े क्या हो जाएगा? पड़ती भूमि में आ जाएगा। अब ये जो कृषक है, यहाँ इस तरह से समझिए, ये जो कृषक है ये क्या होने लगेंगे? ये बाद में अगर इनके अपने खेत भी हैं तो बाद में क्या हो जाएंगे? ये बन जाएंगे मजदूर। यानी अब कृषक जो है, यानी जो खेतीहर है वो मजदूर, यानी कि अब ये मजदूर इनसे क्या करवाएगा? ये नीलहे साहब इनसे बेगारी करवाएगा। बेगारी का मतलब होता है तुम मेरे खेत पर क्या करो? अपना पूरा सेवा दो, और हम तुमको किसी भी तरीके की बहुत सुविधा नहीं देंगे। बेगारी का मतलब होता है एक तरह से दास वाली कंडीशन, इसको कहा जाता है दास, यानी स्लेव वाली कंडीशन वाली क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। स्लेव वाली कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो इससे आपको क्या लगता है कि कृषकों की स्थिति इससे, हाँ जी, कृषकों की स्थिति इससे सुधर रही है या वर्स्ट हो रही है? देख लीजिए जो मैंने समझाया, बताइए। हाँ जी, बताइए, इससे कृषकों की स्थिति, इसमें आपको समझ में आई बात? यानी यही कृषक, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी खेत है, लेकिन हमने क्या किया? हमने नील की खेती करवा दी, मेरे जमीन की उर्वरता समाप्त हो गई। अब जब उर्वरता समाप्त हो गई तो फिर हम करेंगे क्या? क्योंकि उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं था, या बहुत सारे ऑप्शन या विकल्प तो नहीं थे कि भाई किया क्या जाएगा। आप आज ही देखिए ना, कोरोना की वजह से बहुत सारे मजदूर जो प्रवासी, जो यहाँ से पलायन करना पड़ा, उनकी क्या स्थिति हो गई। जब आज 21वीं सदी में हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि आज भी लेबर्स जो हैं उनके पास बहुत विकल्प नहीं है, मतलब बड़े शहरों में ही वो काम कर सकते हैं। अगर अपने यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, छोड़िए ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, बिहार से ही जब झारखंड अलग हुआ तो हमारे पास कहा गया ना कि बिहार की स्थिति दयनीय कब हो गई? बिहार में गरीबी क्यों बढ़ गई? बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बहुत रिच जो लैंड था, जैसे मिनरल्स, आयरन्स, वो सब क्या चले गए? कहाँ चले गए? झारखंड में। बिहार के पास क्या बचा? बचा सिर्फ बाढ़ भूमि। यानी हम हर साल क्या होता है? कोसी नदी से बाढ़ आता है, गंडक नदी से बाढ़ आता है, कटाव जो है हर साल बढ़ता है। तो औद्योगिक क्रांति यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिखाई नहीं देती है हमारे यहाँ। इससे क्या समस्या आई? समस्या ये है कि वहाँ के जो भी मजदूर हैं सब पलायन करके कहाँ चले आते हैं? या तो दिल्ली में, मुंबई में या पंजाब में लेबर का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, एक डायमेंशन आपको अभी भी दिखेगा कि इनके पास क्या स्थिति है कि ये मजदूरा, यानी अगर आप मजदूर बन जाते हैं ना तो फिर क्या है कि आप एक तरह से, आपकी कंडीशन सबसे ज्यादा दयनीय है। इस बीच में जो कोरोना काल में यही तो हुआ या नहीं हुआ? सारे प्रवासियों को, आप जितने भी मजदूर हैं, क्या कंडीशन हुई उन लोगों की? तो ये सबसे दयनीय स्थिति। यानी अगर आप बेगारी पे आ गए, यानी आपका कहीं ना कहीं से अगर आपका जो जो साधन है, जीविका का साधन, वो समाप्त कर दिया गया, तो उससे क्या होगा? वो बेगारी करेंगे। और उस टाइम के जो नीलहे साहब थे, जो अंग्रेज थे, वो उनका जो टेंडेंसी ही यही था कि किसी भी हालत में क्या करो, मीन्स इन खासतौर से इंडियंस को उस तरीके का वैल्यू ही नहीं देना कि आप एक ह्यूमन बींग हैं। बाद में ये दुनिया में एक मूवमेंट चला कि भाई हम सब क्या है? ह्यूमन बींग है, और ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करें, जानवर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज बेसिकली अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, ठीक है।
अब आ जाइए, हम देखते हैं अब गांधी जी की यात्रा, ठीक है, गांधी जी की यात्रा। आपको बता दूं 1917 के बाद से भारत में जो भी मूवमेंट चले, यानी 1917 से लेकर के 1942 तक, आप मान लीजिए ये पूरा एरा क्या कहा जाता था, गांधीयन एरा। ये पूरा एरा किस नाम से जाना जाता था, दिस एरा इज नोन एज, या दिस एरा इज नोन एज गांधीयन एरा। इसको कहा जाता है गांधी युग। हिंदी में आपको कई जगह मिलेगा गांधी की आंधी आ चुकी थी, गांधी युग, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता था, गांधी युग, क्योंकि इस टाइम पे अब जो भी मूवमेंट्स थे वो लगभग हम लोग क्या देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चलना शुरू हुआ था। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल के साथ कलकत्ता से गांधी जी कहाँ पहुंचे, चले थे ये कलकत्ता से गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को चले और 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। कहाँ पहुंचे, पटना पहुंचे, जहां यह मौलाना मजहरुल हक के यहाँ, या फिर मजहरुल हक के यहाँ रुके, ठीक है ना, मजहरुल हक के यहाँ रुके। क्या 1916 में चले थे और 1917 में पहुंचे, आप खुद सोचिए तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? समझ में आई बात। अब आप खुद सोचिए कैसा सवाल आपने किया कि मैम 1916 में मिले थे तो ये पहुंचे होंगे 1916 से चल के 1917, एक साल गांधी जी को लग गया चंपारण आते आते। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना साल नहीं लग जाता है। हाँ हाँ, ये वही मौलाना मजहरुल हक हैं, बहुत फेमस। इनके नाम पे आप पटना वट्टा में जाएंगे या बिहार में, चूंकि इनका काफी कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। कुछ लीडर्स जो बिहार के जो बहुत ज्यादा क्या है फेमस रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, ठीक है ना, आपको अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, फिर ये मजहरुल हक हो गए, ये लोग क्या थे, ये लोग काफी ज्यादा चर्चित थे। हाँ जी, जिनका क्वेश्चन था समझ गए ना आप लोग, यहाँ निमंत्रण दिया गया था, यानी आमंत्रित किया गया था, आप आइए, इनविटेशन दिया गया था। क्या नाम था जी आपका जो पूछ रहे थे क्वेश्चन? इनविटेशन दिया गया था, ठीक है। और 1917 में ये इनके साथ यहाँ से चले, यानी कलकत्ता से गांधी जी के साथ मिले, और ये 10 अप्रैल को कहाँ पहुंचे, तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि गांधी जी बिहार ऑन 10th of April 1917, okay, and he stayed at the residence of मजहरुल हक, ठीक है, मजहरुल हक। यहाँ से यानी गांधी जी चले थे, यहाँ पहुंचे, और ये कहाँ रुके थे, मजहरुल हक के यहाँ। केशव कहना कि अनुग्रह नारायण सिंह जिनके स्टेशन है, एक स्टेशन नहीं है केशव, औरंगाबाद का कोई स्टेशन नहीं है। औरंगाबाद में अगर जाना हो तो आपको अनुग्रह नारायण रोड उतरना पड़ता है, फिर आप औरंगाबाद पहुंचते हैं। एम आई राइट केशव? हाँ, तो औरंगाबाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, अनुग्रह नारायण रोड है जहां लोग उतर के फिर अंदर फिर जाते हैं वो लोग, कहाँ, औरंगाबाद की ओर, ठीक है। चले थे, और उसके बाद सब आ जाइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या कि ये फिर क्या देखते हैं 15 से 16 अप्रैल के बीच में, 16 अप्रैल के बीच ये मोतिहारी पहुंचे, ठीक है ना। ये कहाँ पहुंचे, मोतिहारी पहुंचे। हाँ,
ये कहाँ पहुंचे, ये मोतिहारी पहुंचे। तो अब आपको बता दूं यहाँ पे क्या कहते हैं, जो गांधी जी जब यहाँ पहुंचे, यानी कि मेन क्या था, एक तरीके से मेन यहीं पर क्या था मामला कि किस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था, साथ भी दिया यहाँ पे सबने मिलकर के गांधी जी का। कभी कभी का आपका जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जब गांधी जी यहाँ पहुंचे, बिहार मोतिहारी स्पेशल, जब चंपारण जब इनकी जब ये पहुंच गए थे, तो इनके साथ साथ में आप लोग बता सकते हैं गांधी जी के चंपारण पहुंचने में इनके साथ कौन कौन से लोगों ने इनकी चंपारण यात्रा में साथ दी थी, थोड़ा बताए तो। चंपारण यात्रा पर कौन कौन लोग थे गांधी जी के साथ? कौन? कस्तूरबा गांधी और हाँ जी, और कौन लोग थे? अच्छा, नहीं राजकुमार शुक्ल तो होंगे ही होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि राजकुमार शुक्ल इनके साथ में थे। बाकी लोग कौन थे, मैं यही पूछ रही हूँ कि जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स थे वो कौन थे, ये बताइए। कि जो साथ में थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें कि इसमें चूंकि क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन क्या कर रही हूँ आप लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। राजेंद्र प्रसाद तो थे, ये तो श्योर है कि राजेंद्र प्रसाद थे इनके साथ, ठीक है। यस, बिल्कुल सही। अभी इतने देर अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आ रहा था, उनका नाम क्यों नहीं दिया किसी ने? हाँ, लिखिए तब तक में। चलिए आते हैं यहाँ पे कि इनके मुख्य सहयोगी कौन थे गांधी जी के। इनके मुख्य सहयोगी, इनके मुख्य सहयोगी चंपारण यात्रा पर, चंपारण यात्रा पर कौन कौन थे? तो आज इनके जो मुख्य सहयोगी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र, इनके नाम में तो पहले डॉक्टर ही लगता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। दूसरे कौन हो गए आपको? मजहरुल हक हो गए। तीसरे कौन हो गए आपको? अनुग्रह नारायण हो गए, अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा पूरा इनका नाम है। अच्छा, बोर्ड का बैकग्राउंड भी नीला है इसीलिए ये याद रहेगा, सही है बिल्कुल। आ जाइए, सॉरी, अनुग्रह नारायण हो गए। इसके बाद आ जाइए ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल तो थे ही इनके साथ, ये तो ऑब्वियस वाली बात है। राजकुमार शुक्ल क्या थे इनके साथ? तो थे ही। एक धरणीधर थे, एक थे, इनका नाम था धरणीधर, हिज नेम वॉज धरणीधर। क्या नाम था इनका? धरणीधर, ठीक है ना। हाँ, अनुग्रह, हाँ सिंह भी है कई जगह, सिन्हा भी, हाँ अनुग्रह नारायण, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंह है ये। रामनवमी प्रसाद, और एक और थे शंभू शरण, इनका नाम क्या था? शंभू शरण। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग नोट्स वोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हाँ बताइए, जेबी कृपलानी थे या नहीं थे? हाँ हाँ वही तो पूछ रही हूँ, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी थे या नहीं थे? ठीक है ना, आ जाइए। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं ना, हाँ ठीक है। देखिए खाली बस देख करके सुन करके लिख लीजिएगा ये नाम। वैसे क्या कहते हैं, ये मेन लोग थे जो चंपारण यात्रा पर गांधी जी के सहयोगी थे। ये क्या थे? चंपारण यात्रा पर गांधी जी के मेन सहयोगी थे। अनुग्रह नारायण सिंह ही है, आ जाइए, ठीक है। कोई नहीं, यहां तक तो लिख लीजिए,
उसी को रोज रिवाइज करते हैं। अब इंटरनेट को बंद कर दिया है। हाँ, क्योंकि फोन उठाने का मतलब है ना बहुत ज्यादा टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाता है उसमें। फोन उठाने उठाने का मतलब ही है बहुत ज्यादा क्या है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि था क्या ये मेनली इनके सहयोगी थे। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लीजिएगा कि व्हेन गांधी जी रीच टू चंपारण, इनको किस कौन कौन से लोग इनके साथ थे, यानी जो जिन्होंने ज्वाइन किया था इनको। तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, नरहरि पारिक एंड जेबी कृपलानी। ये जो क्या थे, इनके साथ में थे। सर्च, अच्छा, ठीक है। तो देखिए गांधी जी जब यहाँ पहुंचे थे ना, तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था। यानी जब यहाँ पहुंचे तो गांधी जी ने अपनी बात रखी कि नहीं, ये जो तिनकठिया सिस्टम है, सबसे पहले तो आप इसे क्या कीजिए, इसे अबॉलिस्ट कीजिए या इसे खत्म कीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या कीजिए, इसे अबॉलिस्ट कीजिए या इसे खत्म कीजिए, इसके बारे में बोला गया। हाँ हाँ, तो अब आ जाइए, जब ये मोतिहारी पहुंचे, यहाँ पे अब कुछ चीजें इसको अब सम अप करते हैं। जब गांधी जी कहाँ पहुंचे, जब मोतिहारी पहुंचे, अच्छा, आप लोगों में से कोई मोतिहारी का है क्या? कोई मोतिहारी का है क्या? अच्छा, तो आप मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बाहर बत्तख खान द्वार लिखा हुआ है, ध्यान है आपको? कौन है बत्तख खान? नहीं, उसके अलावा उनकी हिस्ट्री क्या है? नहीं पता। देखिए गांधी जी जब यहाँ पहुंचे थे ना चंपारण यात्रा में, इसकी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे तो हुआ क्या था कि वहां का जो ब्रिटिश अधिकारी था, जैसे कि एडवर्ड गेट, आपने नाम सुना होगा, उसने ही बुलाया था गांधी जी से गांधी जी को मिलने के लिए। तो हुआ क्या था कि वहां पर यानी उसके यहाँ नौकर के रूप में कौन थे, बत्तख खां। ठीक है, तो गांधी जी जब मिलने गए तो उनको प्रॉपर जहर देने का उपाय किया गया था कि इनको कुछ ऐसा दे दो कि ये यहीं पे क्या हो जाए, इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि ये पॉपुलर तो थे ही। तो हुआ क्या कि जब वो चीजें यानी जो शरबत या जो भी उनको बढ़ाया गया, तो बत्तख खां साइड में खड़े थे, उन्होंने इशारा किया गांधी जी को कि मत पीजिए। ठीक है, और ये चीज राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, साथ में राजेंद्र प्रसाद भी थे। जब उन्होंने देखा ये चीज तो गांधी जी समझ गए कि इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा है, क्योंकि ये मूवमेंट, ये भाई तिनकठिया सिस्टम से लॉस किसको होता, अगर ये समाप्त होता तो अंग्रेजों को लॉस होता। ठीक है, और किसी भी, वो इतने पावरफुल थे ब्रिटिशर्स, थे वैसे भी किसी को बहुत ज्यादा नहीं समझते थे, तो वो तो कोशिश करते ही कि गांधी जी को किसी तरह से मार दिया जाए। मतलब डायरेक्ट वे में नहीं मार सकते, इनडायरेक्ट वे में ही कुछ ऐसा करे, इवन की तबीयत बिगड़ गई, इनकी डेथ हो गई। तो बत्तख खान ने प्रॉपर उनको सपोर्ट कर दिया, यानी इशारा कर दिया कि मत पीजिए। तो जब गांधी जी ने नहीं पिया तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बात चीजें देखी थी। हुआ क्या, जब आजादी मिल गई हम लोगों को, तो राजेंद्र प्रसाद ने एक बार मोतिहारी की यात्रा की थी। जब उन्होंने यात्रा की तो बत्तख खां उनको देख रहे थे, यानी वो भी गए थे मिलने के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद को याद था कि वो वही बत्तख खां हैं जिनसे गांधी जी की मृत्यु होते होते बच गई थी। तो बहुत थैंकफुल थे। फिर उसके बाद से तुरंत राजेंद्र प्रसाद ट्रेन से ही वो फिर बाहर आए और आकर के बत्तख खां को पूरा सम्मान दिया और बताया कि इनकी वजह से एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई थी। इसीलिए उनके सम्मान में बत्तख खां द्वार जो आप देखा है ना आपने, रखा गया। समझ गया? हाँ जी, पता चल गया उनकी कहानी? अच्छा, ठीक है, तो यही है, यही वजह है कि उनका क्या है, उनकी एक बहुत ज्यादा क्या है, उनका जो इम्पोर्टेंस है बत्तख खां का। यस, क्या कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए क्या है कि उनको राजेंद्र प्रसाद ने पूरा सम्मान दिया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनकी वजह से गांधी जी की जान बच गई थी। मोतिहारी पहुंचे थे, तत्कालीन राज्यपाल कौन था, एडवर्ड गेट था। एडवर्ड गेट ने क्या किया था, मिलने के लिए बुलाया था, तो समझ गए ना, ये वही स्टोरी है, इसके पीछे की छुपी हुई कहानी।
एडवर्ड गेट ने क्या किया था, गांधी जी से मिलने के लिए बुलाया था, पर गांधी जी ने अपनी बात क्या रखी कि नहीं, आप जो है तीन कठिया सिस्टम को क्या करिए, समाप्त करिए। तो हुआ क्या कि तब ठीक है, एक सहमति किस बात पे बनी, सहमति इस बात पर बनी कि एक कमेटी बनेगी। क्या होगी, एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनेगी, कितने, 6 सदस्य। कितने उसमें सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, 6 सदस्य जो कमेटी बनी, तो आपका क्वेश्चन कई बार, चंपारण एग्रीगेरियन समिति कमेटी, चंपारण कमेटी, इसका नाम क्या था, यानी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के नाम से कमेटी, ये कमेटी बनी थी, ठीक है। और ये कितने, 6 मेंबर की क्या थी, ये कमेटी थी। इस कमेटी में कौन थे, इस कमेटी में गांधी जी भी थे। इस कमेटी में कौन थे, गांधी जी भी थे, यानी इसमें गांधी जी भी क्या थे, सदस्य थे, सदस्य थे, ठीक है। गांधी जी भी क्या थे इसमें, ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी में, यानी चंपारण एग्रीगेरियन जो कमेटी बनी, तो इसमें क्या हो गया कि 6 सदस्य तो था, लेकिन ये भी था कि इस कमेटी में जो गोरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और काले लोग, काले लोग मीन्स ये नहीं कि अफ्रीका के, वो काले हम भारतीय ही थे, ठीक है। तो उस टाइम पे चूंकि, अब ये क्या कहा जाए इसमें, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें दो डिवीजन बना, डिवीजन इन द सेंस कि गोरे लोगों का प्रतिनिधि कौन कर रहा था। भाई उनके नजर में हम लोग क्या है, ब्रिटिश कलर बोला जाता है ना, कि भारतीयों का कलर कैसा होता है, गेहुआ रंग होता है, गेहूं का कलर कहा जाता है। गोरे लोग और जो भारतीय, काले लोग नहीं लिखेंगे, जो भारतीय हैं, ठीक है ना, जो इंडियंस हैं, जो इंडियंस, गोरे लोग जो थे, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कौन थे इस टाइम, इनके जो प्रतिनिधि थे, डी रीड थे। कौन थे, डी रीड थे, इनका नाम था डी रीड। और जो भारतीय तरफ से, यानी इंडियंस के तरफ से जो इसमें रिप्रेजेंट किए, वो थे गांधी जी। वो कौन थे, गांधी जी। भारतीयों के तरफ से रिप्रेजेंट किया गया जो, ठीक है ना, वो कौन थे, वो थे गांधी जी। हाँ, वो कौन थे, गांधी जी थे। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, एग्रीगेरियन कमेटी। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है बीपीएससी के प्रीलिम्स में, सुन लीजिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो बस ये आ गया क्वेश्चन कि गांधी जी, यानी कि चंपारण आंदोलन के दौरान कौन सी कमेटी बनी थी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी। हाँ, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी। और इस कमेटी के सदस्यों में से क्या गांधी जी थे या नहीं थे। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है रितेश, नीचे नहीं दिख रहा है क्या। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कमेटी बनी, अब इस कमेटी के बारे में बात करें तो गांधी जी ने प्रॉपर जो इसमें रिपोर्ट, जो एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट के तौर पे इसमें जो आया, वो ये था कि फर्स्टली आपको क्या करना है, जो इसके रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये था कि आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले तो 3 कठिया सिस्टम को समाप्त कीजिए। 3 कठिया सिस्टम को, 3 कठिया पद्धति को या प्रणाली को, पद्धति की समाप्ति, समाप्ति। तो इसका आउटपुट क्या रहा, यानी इसका कंक्लूजन क्या रहा, इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या रहा, इसका निष्कर्ष ये रहा कि 3 कठिया सिस्टम को समाप्त करना पड़ा। दबाव इतना ज्यादा बन चुका था कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा, प्रणाली को समाप्त करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। अब यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ बात और बता देती हूँ। जैसे गांधी जी जब चंपारण यात्रा पर गए तो इन्होंने यहाँ पर 2, हाँ, तो उन्होंने एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष के बारे में आप बोल रहे हैं ना कि उसमें और भी मेंबर्स हैं, अगर वो भी लिखना है तो लिख लीजिए। एग्रेरियन कमेटी, अगर ये भी लिखना है तो लिख लीजिए कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ये। इनका नाम था FC सिलाई, ठीक है।
ठीक है, हाँ हाँ मैं लिख दूंगी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। राजा हरिप्रसाद एक तरह से क्या था, ये भारतीय जमींदारों का जो, अगर हम लोग बात करें कि भारतीय जमींदारों की तरफ से किन के तरफ से लोग आए थे इसमें, या कौन कौन से थे। रीड, एलजी अदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, यस डीजे रीड, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जी रैनी शामिल थे। जी रैनी शामिल थे, ठीक है। इसमें एक मेंबर गांधी जी हैं, एक मेंबर कौन है, गांधी जी हैं। तब हो गए ना, एक दो तीन चार, ये 5, और ये हो गया 6 सदस्यीय कमेटी थी ये। तो गांधी जी हो गए, एलसी अदानी हो, आदमी हो गए, इनका अदामी नाम था। राजा हरिप्रसाद हो गए, नारायण सिंह हो गए, ये इनका, लेकिन वैसे बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है गांधी जी। गांधी जी के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसके तरफ से, तो अगर पूछा जाए, अब हो सकता है मैं भी क्वेश्चन आपके लिए ट्विस्ट कर दिया जाए कि भारतीय जमींदारों का या भारतीय जो कृषक हैं उनका प्रतिनिधि के तौर पर कौन थे, ठीक है, तो उसमें गांधी जी थे। इसमें कौन थे, गांधी जी थे। एग्रेरियन कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, एफ जी सिलाई, एफ जी, रुक जाइए, आ जाइए, एफ जी, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए, जब यहाँ गांधी जी पहुंचे तो इन्होंने क्या हुआ, एक अग्रेरियन कमेटी बनी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। क्या बनी थी, एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनी, वो एफ जी सिलाई के नेतृत्व में बनी थी, और इसमें 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स में गांधी जी हो गए, एक एलसी अदामी हो गए, राजा हरिप्रसाद हो गए, नारायण सिंह, डीजे रीड और जी रैनी शामिल थे। ये लोग क्या थे, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के मेंबर्स थे, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के मेंबर्स थे। एक क्वेश्चन हो सकता है कभी कहीं आ जाए आप लोगों का कि जब ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी वाला जो काम चीज चल रहा था, यानी इस अधिनियम को समाप्त करने की बातचीत जब चल रही थी, तो उस दौरान गांधी जी ने रांची की भी यात्रा की थी, और रांची में गांधी जी लगभग 21 दिन रहे थे, ठीक है, लगभग 21 दिन रहे थे। बस ध्यान रखिएगा इतना कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या चंपारण का जो चल रहा था मैटर, ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी रांची गए थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया कभी, तो गांधी जी गए थे रांची, यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, आंदोलन के सिलसिले में, ठीक है ना, के सिलसिले में गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी रांची गए थे और 21 दिन रहे थे यहाँ, मतलब 21 दिन यहाँ इनका रहना हुआ था, 21 दिन रहे थे, ठीक है। अब आ जाइए, 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम बना, यानी उस कमेटी के बेस पे चंपारण अधिनियम अस्तित्व में आया। इसको चंपारण एक्ट भी कहते हैं, चंपारण एक्ट अधिनियम बना या अस्तित्व में आया, आप लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं एज यू विश। अस्तित्व में आया, एज यू विश। चंपारण एक्ट जो हो गया ये बना, और इसके ही तहत क्या हुआ था, यानी इसके ही तहत तिनकठिया सिस्टम का अंत किया गया। इसके तहत तिनकठिया पद्धति की समाप्ति की गई, ठीक है ना। इट मीन्स कि
तिनकठिया सिस्टम वॉज अबॉलिस्ड. तिनकठिया system was abolished by the with the किससे abolished by चंपारण एक्ट. यानी इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, इस सिस्टम को समाप्त किया गया. ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, चंपारण सत्याग्रह क्लियर हुआ? हाँ, ओके. चलिए, तो यही क्या था, ये था बेसिकली हम लोग बात किसके बारे में करते हैं कि कैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला और किस प्रकार से. एक चीज और है, ये मत सोच लीजिएगा कि मैम जो है बहुत मेंस लेवल पे नहीं जाकर के पढ़ा रही हूँ मैं. जो प्रीलिम्स में कई बार क्या होता है कि चूंकि ये बहुत फेमस मूवमेंट है ना, तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस बनते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं यहाँ पर बन जाते हैं. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब गांधी जी चंपारण में थे, इसी से संबंधित एक फैक्ट है, जब गांधी जी चंपारण में थे यानी इस मूवमेंट के दौरान, तो इन्होंने 2 स्कूल का उद्घाटन किया था. क्या किया था? 2 स्कूलों का उद्घाटन किया था. स्कूलों का उद्घाटन किया था. ठीक है, और वो 2 स्कूल कौन से थे? तो एक था बढ़हरवा लखन सेन में इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी. ठीक है ना, एक का क्या नाम था, बढ़हरवा लखन सेन में. एक इन्होंने 14 नवंबर 1917 में कहां पर, बढ़हरवा लखन सेन. बढ़हरवा लखन सेन में इन्होंने क्या की थी, एक स्कूल की स्थापना की थी. और दूसरा जो है इन्होंने कब किया था, 20 नवंबर 1917 को, कहां पर, भीतिहरवा. ये भीतिहरवा आप लोगों ने सुना भी होगा, नरकटियागंज के पास है ये, भीतिहरवा में. हाँ जी, कभी सुना है भीतिहरवा के बारे में? हाँ, नहीं सुना है? क्या हुआ जी, आप लोग नहीं सुने हैं आप लोग भीतिहरवा के बारे में? दोनों कहाँ है, चंपारण में ही है. ये दोनों कहाँ है, चंपारण में ही है. नहीं सुना है? भीतिहरवा जो है ये नटकटियागंज के पास पड़ता है. वहां पर गांधी जी पैदल यात्रा करके पहुंचे थे. ठीक है ना? अच्छा, गए भी हैं. गांधी जी जब ये हर्षित, योर क्वेश्चन इज दैट कि गांधी जी को टाइटल दिया गया था महात्मा टाइटल. यस, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी. जब ये मूवमेंट असफल रहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था इन्हें, हाँ हाँ, महात्मा की उपाधि यानी टाइटल दिया गया था इन्हें. ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए, इस दौरान यानी कि गांधी जी जब ये अभी पहुंचे हुए हैं तो इनके पास ऑलरेडी एक टाइटल इनको मिला हुआ था. वो कौन सा टाइटल था? चलिए हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं, तब तक आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं अपने. अब आते हैं हम लोग 1919 का खिलाफत आंदोलन. खिलाफत आंदोलन, हाँ जी, क्या हुआ? कौन सा टाइटल था उनके पास पहले से ही? हर्षित का जो क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर give the title of Mahatma to Gandhi ji. महात्मा टू गांधी जी.
यानी कि चंपारण आंदोलन के सफल होने के उपरांत, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। उपाधि दी थी। सार्जेंट कैसरे हिंद, यस, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, क्योंकि उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था, गांधी जी से कन्वे किया था कि आप यहाँ के लोगों को कहिए कि क्या करें, जो आर्मी सेवा हमारे यहाँ उसमें क्या करें, अपना योगदान दे, क्योंकि ऑलरेडी क्या चल रहा है हम लोगों का भी थोड़ा सा तो इससे गांधी जी ने लेकिन ये नहीं सोच के किया था कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं। गांधी जी को ये लगा था कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तब ये हमारी मदद करेंगे। इसीलिए गांधी जी को फिर बाद में इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करने के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, और उनको कई जगह भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला गया है कि इनके द्वारा ही कई लोग क्या हुए थे, ब्रिटिश आर्मी में गए थे अपनी सेवा देने। क्या है राशि रिटर्न? तो अरे उसमें एक चीज बताइए, जो सिस्टम समाप्त हो गया, सिस्टम समाप्त होने के बाद तो फिर ये सारी चीजें की गई ना कि भाई अब आप जो है उसमें सारा कुछ, जो फेवर की बात अगर की जाए तो वो तो जो वहाँ के कृषक हैं उन्हीं के लिए किया गया था। अब उस पे बहुत ज्यादा, सुनिए एक चीज और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, इसके बाद ना यानी चंपारण मूवमेंट में जितने मैक्सिमम प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक की सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये अगर आप बात करें कि मैम उसमें जैसे राशि क्या था, कितना राशि कितने मजदूरों को मिला और कितनी क्षतिपूर्ति, इतना नहीं आता है, ठीक है, इतना नहीं आता है। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तिनकठिया पद्धति समाप्त किससे हुआ? तो चंपारण एक्ट से हुआ। अब उसमें क्षतिपूर्ति के बारे में बात करें तो एक चीज बताइए, लैंड जो इनकी खराब हो गई है वो उसको ठीक थोड़ी ना कर सकते हैं, जो लैंड खराब हुई है उसकी ठीक थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन ये था, सबसे पहली बात तो ये कि जो जबरदस्ती था वो खत्म किया गया, ठीक है। और उसके अलावा लगान, ये मान के चलिए कि गांधी जी ने जहां जहां मूवमेंट किया है तो लगान का यानी कि जो लैंड रेवेन्यू भी जो लिया जाता था कहीं कहीं पे, उसको भी कम करवाया गया। तो ये सारी चीजें यानी कृषकों के फेवर में किया, तभी तो ये टाइटल दिया गया कि गांधी जी को क्या किया गया। चलिए, जब अच्छा काम करते हैं तो विरोध भी होता है, तैयार रहा कीजिए, ठीक है। जब अच्छा का, हाँ मैंने क्या किया कि गांधी जी को कई जगह पे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपील की थी लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सैन्य सेवा में क्या कीजिए, अपनी तरफ से जो है आप क्या करें, सेवा दें इसमें। आइए खिलाफत मूवमेंट पे आते हैं हम लोग। इसमें खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो कारण की बात करें हम लोग, ठीक है ना। कारण यानी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द खिलाफत मूवमेंट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द खिलाफत मूवमेंट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मुसलमान जो होते थे मतलब उस टाइम के, तो मुस्लिम के जो धर्म, इस साइड शायद नहीं पता चलता है, जो मुस्लिम के धर्मगुरु हुआ करते थे, मुस्लिम के मतलब मुस्लिमों के धर्मगुरु, धर्मगुरु को खलीफा कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। और ये रहते कहाँ थे? ये तुर्की में, यानी ये थे कहाँ पर? तुर्की में, तुर्की में मतलब रहते थे ये, ठीक है। इट मीन्स द रिलीजियस हेड ऑफ, इट मीन्स द रिलीजियस हेड ऑफ, द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स was known as कैलिफ। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले आप भी जान लीजिएगा, खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, नॉट खलीफा। हाँ, मैंने प्री एग्जाम के लिए सारी चीजें आपको बता दी हैं, A to Z लगभग जितनी चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। अब ज्यादा मैंने क्या कहा कि मोर फैक्ट्स अगर हम इकट्ठा करने पे लग जाइएगा तब तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब आपको बेसिक यानी जो बेसिक से भी ज्यादा चीजें अगर पता है तो आप एलिमिनेशन के पावर से कहीं ना कहीं आंसर को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सुन लीजिए, कैलिफ जो है इंग्लिश में खलीफा को ही कैलिफ बोलते हैं,
और हिंदी में इन्हें खलीफा बोला जाता है। तो मुस्लिम के जो रिलीजियस धर्मगुरु अगर हम लोग बात करें तो ये धर्मगुरु हुआ करते थे। धर्मगुरु इन द सेंस कि इनके जैसे कैसे अभी के टाइम पे आप देखिएगा क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस हेड है उनको पोप बोला जाता है ना, तो सेम वैसा ही था उस टाइम पे क्या, जिनको खलीफा कहा जाता था। तो ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, कारण ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग को पता ही है एक धुरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। तो जो तुर्की की जो कंडीशन थी वो क्या थी, धुरी राष्ट्र में, यानी वो अगेंस्ट लड़ रहे थे वो, है ना। तो एक धुरी राष्ट्र था और एक क्या था आपको मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पर आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो युद्ध हुआ तो इसमें धुरी राष्ट्र जो है वो हारे थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि तुर्की के ऊपर, यानी कि जो फिर प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने क्या किया, तुर्की नहीं, इन लोगों ने, स्पेशली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के द्वारा एक संधि की गई तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ संधि की गई और इस संधि का नाम था सेवर्स की संधि। और इस संधि में क्या था कि इसमें खलीफा की शक्ति को खत्म कर दिया गया, खलीफा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और इसके बहुत सारे क्षेत्र भी छीन लिए गए ये बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है ना, छीन लिए गए। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स, किसके बीच में हुई थी, इन बिटवीन ये जो थे मित्र राष्ट्र जो थे और फिर खलीफा। तो इसमें जो प्रॉब्लम आया ना, इन लोगों ने किया क्या था कि जो खलीफा हुआ करते थे उसकी सारी शक्ति क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो ये कहीं ना कहीं से खलीफा की शक्ति अगर आप समाप्त करेंगे तो इसको जो लोग अपने धर्मगुरु मान रहे हैं, आप खुद बताइए, जो भी लोग इन्हें अपना रिलीजियस हेड मान रहे हैं यानी धार्मिक हेड मान रहे हैं, तो क्या उस कम्युनिटी में लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे। अगर पोप की शक्ति छीन ली जाए या पोप के साथ ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सभी का सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ हो, तो आपको नहीं लगता है कि उससे लोग नाराज होंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कल की कहानी है, लक्ष्मी बॉम्ब एक मूवी आ रही थी जिसमें सभी जो संगठन है यानी हिंदू धर्म के जो भी भाई लोग हैं उन लोगों ने ये बात कही कि इससे हमारी जो भावनाएं हैं आहत होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो इसमें ये नाम जो है बॉम्ब जो जोड़ा गया ये सही नहीं है। तो आखिर हटाना पड़ा कि नहीं हटाया पड़ा, ठीक है, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा। तो सेम वही बात है कि रिलीजियस मैटर का जो एक मामला होता है ना पूरी दुनिया में, आपको मैं बता दूं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इज इट रैदर हम कह सकते हैं कि हिंदू, रैदर इट्स मुस्लिम, रैदर इट्स क्रिश्चियन, इन सब के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, जाकर के अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, है ना, आहत हो जाते हैं। तो ये क्या है, समस्या क्या था कि ये तो रिलीजियस हेड ही थे जो खलीफा हुआ करते थे, और एक ज़माने से यानी इस्लाम धर्म के उदय के बाद से जब अब्बासी खलीफा का जो सिस्टम हुआ तो उसके बाद से कंटिन्यूस क्या देखते हैं, खलीफा का चेन बना रहा और यही वो खलीफा थे। यानी इसके बाद तो फिर मामला ही समाप्त हो गया खलीफा का। तो एक तरीके से क्या एक उनकी लिगेसी थी जिसको समाप्त करने की कोशिश की गई। तो जिससे हुआ क्या कि पूरे के पूरे विश्व में, सिर्फ बात भारत की नहीं है, यहाँ एक चीज़ समझिएगा, जो ये खिलाफत आंदोलन हुआ था इसका कारण भारत में नहीं था, इसका कारण भारत में नहीं था। इट मीन्स कि इसका जो रीजन है वॉज नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं था। तो भाई इसका कारण कहाँ था, कारण मैंने बता ही दिया है। तो इसका जो रीजन था दैट वाज इन टर्की, वो टर्की में हो रहा है, ठीक है ना, टर्की। तो था क्या कि अब पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुल्कों में जो भी मुस्लिम्स हैं उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया। अब जब मूवमेंट शुरू किया तो भारत भी इसे अछूता नहीं रहा। भारत के भी जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने भी क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जब भारत में हम क्या देखते हैं, अली ब्रदर्स के नेतृत्व में, इनको अली बंधु बोला जाता है, अली बंधु, अली ब्रदर्स, ठीक है ना। तो अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला।
खिलाफत आंदोलन चला। देखिए सामान्य, ज़्यादा इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगी, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ये दो भाई कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई कौन थे? दैट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है ना। लेकिन इस अगर आंदोलन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मोड़ यू टर्न कब आया? जब गांधी जी इससे जुड़ गए। इससे गांधी जी के जुड़ने के बाद क्या हो गया? ये आंदोलन जो है भारत में जोर पकड़ लिया इसने। जुड़ने के बाद इस आंदोलन में गति आई। इट मीन्स गति आई, इसका मतलब हुआ कि व्हेन गांधी जी ज्वाइन दिस मूवमेंट, यानी व्हेन गांधी जी ज्वाइंड दिस मूवमेंट, जब इन्होंने इस मूवमेंट को क्या किया, ज्वाइन किया, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद क्या हो जाता है कि ये मूवमेंट क्या हो गया, काफी ज्यादा मतलब स्पीड, इसमें स्पीड आ गई या फिर कह लीजिए गति आ गई इसमें। तो यहाँ पर अब हमको देखना क्या कि अब बाकियों का हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, हमें देखना बिहार में क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक क्लियर है ना खिलाफत आंदोलन का? हाँ जी। अब इसी खिलाफत आंदोलन को हम देखेंगे कि इनकी बिहार में क्या स्थिति थी, Shekhar, we don't go that condition that he was indulged in a war with other country or in Armenian context. Armenian genocide was world worst genocide माना जाता है and it was largest genocide till अब तक कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा जिनोसाइड था। बट यहाँ पर हमें उतना ज्यादा नहीं करना है फोकस। ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। हमें एक बेसिक समझ लेना है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द कैलिफ मूवमेंट और खलीफा मूवमेंट, बिकॉज आपको ये समझना होगा यहाँ पे। अरे बाबा समझिए शेखर, नीचे क्या लिखा है देख लीजिए। हाँ जी शेखर, आई एम टॉकिंग टू यू दैट प्लीज लिसन, डोंट बी सेंटिमेंटल। जब भी इतिहास पढ़े ना तो बहुत भावनाओं को और भावुकता को, इन सब चीजों को साइड करके पढ़ाई करिए, ठीक है। अब वो ऐसा किया था तो ये ऐसा था। हम लोग जो बिहार के हैं, आप देखिएगा कि वो गांधी जी से क्या है, काफी अटैच फील करते हैं। लेकिन आप बिहार से बाहर निकले, दिल्ली में आ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ, हमने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कई बैच पढ़ाया। एक अजीब सा नेगेटिविटी है गांधी जी को लेकर के कि क्यों उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भावुक नहीं होना है, इतिहास को इतिहास के कंटेक्स्ट में देखें शेखर। और उसने खराब किया, अच्छा किया, वी आर नॉट गोइंग टू जज हिम, हम उसे जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा ये काम है। कोई भी अगर बुरा करता है, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है खलीफा मूवमेंट की भाई, चूंकि ये इसके पीछे की क्या थी, स्टोरी थी, दैट्स व्हाई दिस विल हैपन, ये हुआ। अभी अगर आप बात करें कि मैम अगर आपको ये है कि मैम जो इस कम्युनिटी में है तो ये ऐसी चीजें हैं, ये सब हम लोग को नहीं करना है ना। केशव की अलग कहानी चलती है। ये सिर्फ आप एक बात बताइए केशव, आप प्रशासन में पैसे के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, बार बार कहते हैं मैम खूब पैसा आएगा। शेखर, इज इट क्लियर? सो डोंट बी सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है शेखर। ओके, और क्या किया क्या नहीं हुआ, मैंने बार बार कहती हूँ, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपनी भावुकताओं को, अपने इमोशंस को और अपने कास्ट को, इन सारी चीजों को साइड करके पढ़ाई किया कीजिए। तभी आप पता है एक वास्तविक जो कहते हैं ना आपके अंदर निखार तभी आएगा। मैं आप सबसे कहूंगी कि प्लीज आप क्या करें, इग्नोर योर कास्ट, इग्नोर योर रिलीजन एंड जो भी कह सकते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, उन सारी चीजों को साइड करके पढ़ाई करिए। प्री ऑक्यूपाइड माइंड का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होके कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकती है स्टूडेंट, आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे। आपको क्या करना, अभी दुनिया में ये हुआ वो हुआ, आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान लेना है, ठीक है। और उसको अगर मैं ही हूँ, मैं ये सोच के पढ़ने लग जाऊँ या पढ़ाने लग जाऊँ दैट आई एम मुस्लिम, तो मुझे मुस्लिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो क्या मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी? मुझे एक बात बताइए आप सब।
और आप लोग इतने दिन से मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको लगा कभी भी कि शाजिया मैम कुछ ऐसा कह रही हैं, इस तरह की कोई बात, या इस पे फोकस कर रही हैं? क्योंकि उसके बाद मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती हूँ। सबसे पहले अपने कास्ट को अलग कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कास्ट रिलीजन साइड करिए, एकदम इसको सबसे पहले साइड कीजिए, है ना। और किसी से भी, किसी विशेष कम्युनिटी से घृणा करने का कारण हम लोगों को नहीं बनना है। हमें करना क्या, हमें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है, हमें सबके लिए भलाई सोचनी है। आप लोग प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, कल को आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, SC ST सब कुछ नहीं। स्टेटिंग अ फैक्ट शेखर अलग चीज है, बट प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी आप लोग स्टूडेंट है, होने वाले भावी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पूरी जनता, आप लोगों को बस यही ध्यान देना कि पूरी जनता के दुखों को सुनना है आपको, दैट्स इट, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली, ओके। तो यहाँ पर आ जाइए कि जुड़ने के बाद, चूंकि देखिए मैं आपकी टीचर हूँ तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ चीजें मिस हो रही हैं, तो प्लीज एकदम बिल्कुल क्या रही, एकदम बैलेंस तटस्थ होकर के अपने आप बारे में सोचिए कि कैसे हमें क्या करना है, काम करना है और बेहतर काम करना है, ठीक है। ऑलरेडी पूरी दुनिया में क्या है, आप देख लीजिए, इन सब चीजों से कुछ भी डेवलपमेंट हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है, जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। सो मोटो इज दैट टू बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बस ये होना चाहिए। बिहार में आप आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, इस मूवमेंट के बारे में बात करें तो कौन कौन सा एरिया, स्पेशली खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन सा एरिया, इसमें कौन कौन सा, आ जाइए, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार अच्छी बात बता रही हूँ, मैं चूंकि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिहार में देखेंगे जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं, मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी जो ब्लाइंड होते हैं अक्सर लोग उसको क्या करते हैं कि अरे इनको दिखता नहीं है, कुछ अजीब अजीब वर्ड बोल देते हैं। इनफैक्ट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, यहाँ मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट है, ब्लाइंड टीचर है इनफैक्ट, जो पढ़ा रहे होते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट रहता है, पूरे विदेश से बच्चे आए रहते हैं, एक ग्लोबल सारी चीजें दिखती हैं। तो है क्या कि सब अच्छे हैं दुनिया में, कोई वैसा नहीं है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या, पटना, कौन कौन सा क्षेत्र था, पटना, रांची, हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी ही जो था उस टाइम पे क्या था, वैश्विक यूनिवर्सिटी था, जहां पे सब जगह से लोग आते थे। पटना, रांची, गया, भागलपुर, गया। अब इसको थोड़ा तेजी में निकालेंगे। अब मत कहिएगा विष्णु, अगर आप हैं तो ये मत कहिएगा कि मैम क्या है, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस बन गई। भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर। विष्णु, यू आर इन क्लास और नॉट, है या नहीं आप क्लास में? मुझे आप सबके नाम तक याद हो गए। मुजफ्फरपुर, ठीक है। अच्छा, यू आर हियर, ओके ओके ओके। I have been to Turkey many times. I like them. Sorry if went. No, Shekhar. No, sorry. Everything is okay. बस in perspective या in context of study मैं वो बातें समझा रही थी. So no issue. Okay. छपरा. So no issue, Shekhar. Everything is clear. आ जाइए. भागलपुर, ये कुछ क्षेत्र थे जो खिलाफत मूवमेंट में हम क्या देखते हैं, इनका काफी ज्यादा क्या रहती है, सक्रियता हमें दिखती है, सक्रियता दिखती है। विष्णु, अभी तक राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं हो पाया है आई गेस। चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अब बात करेंगे बिहार में, कहाँ पर, ये पटना सिटी में। अब थोड़ा सा क्या है, मैं थोड़ा सा भी फास्ट करूंगी क्योंकि बीच में कुछ चीजें हम लोग कुछ डिस्कस करने लगे, दैट्स वाई। पटना सिटी थोड़ा सा फास्ट करूंगी, स्टूडेंट विल मैनेज, आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिए, ठीक है। नेता की बात करें, इसमें कौन कौन से लोग थे, तो आ जाइए, इसमें नेता थे कौन, फजलुल हक, अब्दुल कासिम, फजलुल हक, फजलुल हक, अब्दुल कासिम, फजलुल हक, अब्दुल कासिम और हसरत मोहानी, और हसरत मोहानी। अच्छा शिवानी, आप हैं क्या क्लास में अभी? शिवानी, यू आर इन क्लास। हसरत मोहानी, ठीक है। ताजुद्दीन, अच्छा कल शिवानी ने ही बोला था ना, यानी आप लोग पुराने क्लासमेट है आई गेस। हाँ जी, पुराने क्लासमेट है ना आई गेस। विष्णु जी पे कमेंट कल किसने किया था कि मैम ये फरवरी से पढ़ रहे हैं, किसने बोला था? हाँ,
मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अकरम। हाँ, चलिए अच्छी बात है, आप लोग पुराने बैचमेट हैं, इसका मतलब है मोहम्मद अकरम खान। ओके। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, ये लोग फजलुल हक, ओके, फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हसरत मोहानी, ताजुद्दीन, इंग्लिश मीडियम, ताजुद्दीन, ताजुद्दीन, हसरत मोहानी, अब्दुल कासिम। ठीक है ना, तो ये लोग क्या थे, फजलुल हक, फजलुल हक, फजलुल हक। ओके, तो अब आ जाइए यहाँ पे, हम लोग कहते हैं पटना सिटी में, यानी हम क्या देखते हैं कि इससे मेन खिलाफत आंदोलन के लिए क्या सक्रियता हमने यहाँ पर दिखाई देती है, सक्रियता, यानी पटना में हम लोग बिहार में बात करें तो सक्रियता कहाँ दिखाई दे रही है, पटना सिटी में काफी ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, बता रही हूँ अभी, अभी इसका स्थापना मैंने कहाँ बताया है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया होगा तो या फिर यहीं पे आ जाइए, 16 फरवरी, 16 फरवरी 1919। ठीक है ना, 16 फरवरी 1919 को, 1919 को हम लोग क्या देखते हैं, हसन इमाम, हसन इमाम के नेतृत्व में, खिलाफत कमेटी क्या की गई, बनाई गई यहाँ पे बिहार में। ठीक है ना, चूंकि खिलाफत मूवमेंट चल रहा है तो खिलाफत कमेटी हम लोग कह सकते हैं, या क्या क्या की गई, बनाई गई, खिलाफत कमेटी बनाई गई इन द लीडरशिप ऑफ हसन इमाम। किसके इसमें, हसन इमाम के नेतृत्व में 16 फरवरी 1919 को हम लोग क्या देखते हैं, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि यहाँ पर ठीक है, चूंकि देखिए खिलाफत मूवमेंट के बारे में अगर बात करें, हाँ, खिलाफत मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो हमें इसके रिगार्डिंग, यानी स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा, चूंकि पूरे भारत में भी क्या था, इसका मेन कारण यहाँ था नहीं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या था, यहाँ पर वैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा होता है, वैसा सिनेरियो हमें नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग, ये रहा, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आते हैं, इसमें कुछ ही इसके से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है, ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी, स्पेशली जो बिहार में हम देख रहे हैं बन रही है, उसके बाद अगर बात की ना, वो लीडर्स थे जिनके बारे में मैंने नाम आपको लिख कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 30 नवंबर, 30 नवंबर ओके ओके ओके, इट्स ओके, ओके ओके शिवानी, इट्स ओके, नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 30 नवंबर 1919 को, 1919 को हसन इमाम ने क्या अनाउंस किया, इन्होंने कहा, हसन इमाम के द्वारा, हसन इमाम के द्वारा शांति समारोह का क्या किया गया, बहिष्कार, समारोह, सॉरी, शांति समारोह का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, शांति समारोह का बहिष्कार किया गया, का बहिष्कार किया गया। इट मीन्स हसन इमाम बाइकाट, हसन इमाम पीसफुल जो एक्टिविटीज थी या पीसफुल समारोह को कहते हैं फंक्शन, पीस फंक्शन जिसको कहा जाए, ऑन 30 नवंबर
चूंकि इसका देखिए रीजन यहाँ पर भारत में है नहीं, तो ये सारी चीजें इफेक्टिव कहाँ से होंगी, ये मैटर करेगा बाहर से ही, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, और उसके अलावा बात करें और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि 24 और 25 अप्रैल को क्या किया था 1920 में पटना में क्या गतिविधि थी, आ जाइए। पटना में गतिविधि खिलाफत आंदोलन के लिए क्या एक्टिविटीज हो रही थी, तो अब आ जाइए 24 और 25 अप्रैल को सभाएं आयोजित की गई, ठीक है ना। यानी अलग अलग तरीके का क्या किया गया इस टाइम पे, जो हाँ सभाएं आयोजित की गई थी 24 से 25 अप्रैल के बीच में, बहुत सारी सभाएं जो हैं वो क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। बहुत सारी सभाएं क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। और इसी दौरान यानी अप्रैल 1920, क्योंकि इस टाइम पे क्या किया गया था, तो अप्रैल 1920 यानी ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसी दौरान मौलाना शौकत अली जो कि खिलाफत आंदोलन के क्या थे, मेन प्रेरणेता कह लीजिए, फाउंडर थे, मौलाना शौकत अली। शौकत अली कहाँ आए थे, बिहार आए थे। शौकत अली बिहार आए थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये लीडर्स हैं, तो इट मीन्स कि मौलाना शौकत अली केम टू बिहार ऑन अप्रैल 1920। 1920 में ये बिहार पहुंचे थे, ये बिहार पहुंचे थे। इसमें एक चीज और है, 19 मार्च को क्या किया गया था इन लोगों के द्वारा, यानी जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे, 19 मार्च को इन्होंने क्या किया था, एक हड़ताल किया था बड़े लेवल पर। 19 मार्च को क्या किया था, एक हड़ताल किया था, ठीक है ना। तो 19 मार्च को किसने किया था, मुसलमानों ने किया था, मेनली मुसलमानों ने एक हड़ताल किया था। बिहार के तो नहीं थे ठीक है ना, मुसलमानों ने एक हड़ताल किया था, बता रही हूँ अभी, रुक जाइए मैं बता दे रही हूँ। हड़ताल किया था, और ये जो हड़ताल था यानी ये जो स्ट्राइक इन्होंने किया था, ये जो स्ट्राइक किया था इन्होंने, इसका क्या रहा, काफी किया था, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, काफी अच्छा रहा। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, काफी असरदार रहा। ये असरदार इन द सेंस कि बहुत एक मैसेज गया कि भाई जो बिहार के मुस्लिम्स हैं वो क्या है, फुल सपोर्ट में है किसके, खिलाफत मूवमेंट के। फुल सपोर्ट में क्या है, खिलाफत मूवमेंट के। लिख लीजिए इसे पहले, हाँ जी लिख लीजिए इसे पहले। यानी बिहार के जो भी लोग थे इस टाइम पर, थोड़ा समझ लीजिएगा भी, कि बिहार के जो भी लोग थे वो क्या थे, काफी पूरे के पूरे सपोर्ट में थे। किसके सपोर्ट में थे, पूरे के पूरे सपोर्ट में थे। एनी हाउ खिलाफत मूवमेंट क्या होना चाहिए, यानी चूंकि पूरे के पूरे बिहार में चूंकि मुस्लिम्स की आबादी भी ठीक ठाक थी उस टाइम पे, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि सभी लोग क्या थे, हाँ वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि सभी लोग क्या थे, काफी ज्यादा इन लोगों ने फेवर किया, किसको फेवर किया, काफी ज्यादा इन लोगों ने क्या किया, फेवर किया किसे, खिलाफत मूवमेंट को। तो एक तरह से सफलता ही था ये, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया, ठीक है ना, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है मूवमेंट, इसका कारण भारत में नहीं होने के कारण ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बीच में। इसका कारण भारत में नहीं होने के कारण ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है देखिए एक बात आपको बता देती हूँ, स्पेशली कुछ चीज समझ लीजिएगा। ये सब जो मूवमेंट चल रहा था, इसका अगर आप देखेंगे जैसे कि देवबंद हो गया, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, ये स्पेशली कहाँ आपको दिखती है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा ऊपर में डेट नहीं दिख रहा है भावना, इट्स 19th ऑफ मार्च, 19 मार्च, 19 मार्च। तो उत्तर प्रदेश में मैं बता रही थी आप लोगों को कि आप देखिएगा क्या वहां पे कि जो इस तरह के जो मुस्लिम्स का एक तरह से बिहार से भी ज्यादा
उत्तर प्रदेश में आप क्या देखिएगा कि वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूनिटी भी है और काफ़ी ज़्यादा उनकी अपनी अपनी संस्थाएं भी हैं, जैसे देवबंद हो गया, जैसे आप बरेली आपने सुना होगा, ये सब संस्थाएं। तो ये सब क्या है, काफ़ी ये जो कुछ क्षेत्र है, सहारनपुर हो गया, तो ये सब जो क्षेत्र हैं मुस्लिम गतिविधियों को लेकर क्या थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। बिहार में ऐसा कोई क्षेत्र आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो थे रामपुर सुना होगा आप लोगों ने, तो मौलाना शौकत अली जो हैं, यानी ये अली ब्रदर्स इन लोगों को बोला ही जाता था, तो ये लोग कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश के रामपुर से थे। ठीक है। और रामपुर की एक विशेषता और बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग कटलरी समझते हैं, चक्कू छुरी समझते हैं या नहीं समझते हैं? हाँ जी, चक्कू छुरी समझते हैं। तो रामपुर उसी के लिए फेमस है, वहाँ पे ये चीज़ें क्या होती हैं, बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं। और रामपुर का एक लाइब्रेरी भी है जो बहुत फेमस है, ये वही रामपुर है। हाँ, रामपुरी चाकू समझ गया ना, तो वो फेमस है ये जगह। ठीक है। और वहाँ से जयाप्रदा भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीट रहा है उनका, ये वही रामपुर है। ठीक है। चलिए इसमें अब आगे बढ़े हम लोग, अब नेक्स्ट पर आए। अब चलिए अब नेक्स्ट आए हम लोग, नन कॉपरेशन मूवमेंट। 40% है जी मैम, ओके। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का, अच्छा इसके बारे में लास्ट सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जब ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे थे, तो फाइनली ये हुआ कि अब जो है इस जो खलीफा का पोस्ट है वो ख़त्म ही कर दिया जाए और पूरी तरह से इसको समाप्त करके एक आधुनिक तुर्की का निर्माण किया जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में बात करें, कैसे हमारे यहाँ गांधी जी के बारे में बात कहा जाता है कि गांधी जी, या फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो दैट वाज राजा राम मोहन रॉय, उनके द्वारा बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। सेम वैसे ही क्या है मुस्तफ़ा कमाल पाशा इन द कंटेक्स्ट ऑफ टर्की, उनके आने से ही क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम इस्लामीकरण नहीं करेंगे, पूरी तरह से एक इस्लामिक शरिया वगैरह पे हम नहीं लेकर के आएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, एक आधुनिक जो है इस्लामिक कंट्री को इस्टेब्लिश करेंगे। एंड राइट नाउ जो टर्की है दैट इज फेमस, वो पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का क्या है इस्लामिक कंट्री है, जहाँ के लोग क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, कोट पहनते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसी सब पे फोकस किया था कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो यूरोपियंस जैसे होते हैं हम वैसे रहेंगे, हम अपने कल्चर को नहीं, हम अपने आप को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। तो वहाँ कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न टर्की दैट वाज मुस्तफ़ा कमाल पाशा। वो जब आते हैं तो फिर फाइनली क्या हो जाता है, खलीफा का पोस्ट खत्म हो जाता है और तुर्की का आधुनिकीकरण शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब आ जाइए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें, यानी कि अब हम आपको सहयोग, इसका मतलब ही होता है सहयोग नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है, सहयोग नहीं करना। ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब क्या होता है, सहयोग नहीं करना। ओके। और हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसमें कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसके पीछे, यानी कि ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1920 में। कब हुआ था इसकी शुरुआत, 1920 में। थोड़ा सा बस इसकी स्टोरी जान लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके बैकग्राउंड में एक नियम आया था, अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था रॉलेट एक्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में मैं आपको बस सिंपल फॉर्म में समझा देती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस एक्ट के तहत क्या था, इसमें ये था कि बिना वकील, ठीक है ना, बिना अपील और बिना दलील, इसे कहा जाता था। इस एक्ट का नुकसान क्या हुआ, यानी कोई व्यक्ति, इसमें ये था ऑन द बेसिस ऑफ डाउट ब्रिटिशर्स अरेस्ट एनीवन, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। तो समस्या ये थी, अगर उनको ये पता चल जाए कि अगर कोई षड्यंत्र में उनके खिलाफ अगर शामिल है, तो वो लोग क्या करते थे, तत्काल प्रभाव से उसे अरेस्ट कर सकते थे। इस अधिनियम, जो ये 1919 में ये अधिनियम आया था, ये अधिनियम, ये जो एक्ट कब आया था, ये आया था 1919 में।
सर सिडनी रॉलेट थे, उनके नेतृत्व में ये एक्ट आया था और इसमें यही था कि अगर किसी पे शक होगा तो हम लोग उसको शक के आधार पे क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। और अगर वो एक बार अरेस्ट हो गया तो वो बिना किसी, वो ना तो वकील कर सकता है, ना ही अपने लिए सेल्फ डिफेंस की बात कर सकता है, यानी दलील नहीं दे सकता है, और अपील नहीं किया जा सकता है, वकील नहीं रख सकता है। तो इसको काला कानून के नाम भी संज्ञा दी गई थी। काला कानून का मतलब ही होता है कि एक तरह से क्या था, ये ब्लैक लॉ था, यानी अगर कोई अरेस्ट हो गया तो फिर उसके रिलीज होने की संभावना खत्म। तो इसी से जुड़ा हुआ था ये जो नियम आया था। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी सुन लीजिएगा कि सैफुद्दीन किचलू नाम था इनका, ठीक है ना। सैफुद्दीन किचलू जो थे, ये लोग अरेस्ट हुए थे इसी बेस पर, जिसको लेके जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था, इसको लेकर मीटिंग हो रही थी, लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, मेला लगा हुआ था, 13 मार्च 1919 की बात है ये। तो उसमें इन लोगों को क्या किया गया, जनरल डायर के द्वारा मार दिया गया। मारा नहीं गया, नरसंहार किया गया, बड़े लेवल पर लोगों को नरसंहार किया गया। तो उसके बाद था क्या, यानी कि इस आंदोलन के पीछे का कारण क्या था, जालियांवाला बाग कांड सबसे बड़ा कारण, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। बहुत महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, बहुत सारे लोग थे जिनको क्या किया गया था, इसमें गोली चला दी गई थी। तो इस वाली घटना में यानी कि था क्या कि ये जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग कांड, और इसके पीछे का कारण मैंने बता ही दिया कि वहाँ के पंजाब के 2 लीडर्स क्या थे, अरेस्ट हुए थे इसी बेस पे, इसी कानून के तहत, जिसको लेकर के वहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे किस तरह से उनको रिलीज करवाया जाए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तब तक में जनरल डायर आता और उसने क्या किया, गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो इस बात से पूरे भारत में एक रोष की लहर फैल गई कि भाई आप इस तरीके से करेंगे, आप इस तरह से, हमारे भारतीयों का जान नहीं है, आप इस तरह से लोगों की हत्या करेंगे, नरसंहार करेंगे। तो उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जो जाना गया किस नाम से, असहयोग आंदोलन के नाम से। तो असहयोग आंदोलन का देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि करना क्या था, जो भी इनकी संस्थाएं थी उनका बहिष्कार करना, जो भी वहाँ की चीज़ें थी उन सब का बहिष्कार करना, और बड़े लेवल पे संगठित होकर अंग्रेज़ों को अपनी ताकत को बताना, और बताना कि आपके इस एक्ट से हम लोग क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग कि असहयोग आंदोलन में। देखिए बाकी तो अगर सामान्य इतिहास जब आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम देखेंगे बिहार की भूमिका। पीछे का बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है आप लोगों को। अब इसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ बिहार, यानी असहयोग आंदोलन में बिहार की कंडीशन क्या थी। ठीक है, अब आ जाइए, यानी ये जो है इसे, यानी कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यस ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार की भूमिका में क्या देखते हैं, यहाँ बिहार के जो प्रमुख नेता थे इस आंदोलन से जुड़े हुए, जो प्रमुख नेता थे, जो लीडर्स थे, उनमें से कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। क्योंकि हम लोग बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी तो नॉर्मल हिस्ट्री में उसको क्या किया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये कुछ लीडर्स थे जो फेमस थे। अनुग्रह नारायण सिंह, ये क्या थे, कुछ फेमस लीडर्स थे जो किससे जुड़े हुए थे, इससे जुड़े हुए थे, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ लीडर्स थे, यानी प्रमुख नेता थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हुआ क्या था कि चुनाव से इन लोगों ने कहा कि हम ना चुनाव का बहिष्कार, सबसे पहले चुनाव का बहिष्कार, आ जाइए इसमें, चुनाव का बहिष्कार किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद शफी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद शफी। अब क्या था कि बहिष्कार करना था, समझिए, यानी कि असहयोग आंदोलन का मतलब ही ये था कि हम आपको अब किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एट एनी मोमेंट
एट एनी प्लेस, कहीं पे भी, या फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकली, या आप कह लीजिए कि सोशली, किसी भी तरीके से हम आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर कल्ट जो आपने किया है। दैट्स वाई हम क्या है, हमारा जो एंगर है जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, आपका बाइकाट कर रहे हैं। ये कंप्लीट बाइकाट था। जैसे आप सरकारी विद्यालय, इन सारी चीज़ों का क्या करना था, हाँ, बहिष्कार करना था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अदालतों का बहिष्कार, यानी कि जो इनके द्वारा जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या थे, आ जाइए, अदालत का बहिष्कार। अदालतों का बहिष्कार बात करें तो इसमें कौन कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, इन्होंने किया था बाइकाट अदालत का। और किसने किया था, ब्रज किशोर प्रसाद ने किया था इसका बाइकाट, ब्रजनंदन प्रसाद ने किया था। ब्रजनंदन प्रसाद और महेंद्र प्रसाद, और महेंद्र प्रसाद, ये बिहार के वो लीडर्स थे जो अलग अलग फ्रंट पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे कि हम अदालत का क्या करेंगे, यानी जुडिशियरी सिस्टम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट बाइकाट करेंगे। तो वो कौन लोग थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद और महेंद्र प्रसाद। चुनाव का बहिष्कार किसने किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और मोहम्मद शफी ने। हाँ हाँ, वही है वही है। ये लोग चूंकि वहाँ के इसमें आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव थे ना, तो इनका, इनके नाम से आप हर जगह देखिएगा कि कुछ ना कुछ है, अनुग्रह नारायण सिंह जो है। हाँ, सम्मान में ये एक तरीका होता है, सम्मान में। अच्छा, एक बात बताइए, ऑर्थर जो है, ऑर्थर रोड पटना में है या नहीं है? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा, मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ। फ्रेजर तो है, ऑर्थर रोड पटना में है या नहीं है, शायद है क्या? ये क्या हो गया, तो चल पाएगा क्लास? बोर्ड नहीं होगा मतलब? बोलते रहूं मैं? अच्छा ठीक है। हाँ जी, सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्या हो गया है, लाइट का इशू आ गया है। सो मैं बोल सकती हूँ, लिख नहीं सकती हूँ, तो बोल दे रही हूँ मैं। अगर आप लोग नोट करना है तो आप नोट डाउन कर लें। वैसे भी थोड़ी ही देर की क्लास है। हाँ, क्या आवाज कर रहा है? अच्छा, तो कैमरा क्या बोलता है जब स्टार्ट होने में, बोलता है ये? हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ ऑफ। ऑफ ही तो है शायद।
ओके ओके ओके। हाँ जी, अब आ रही है। अब जितेंद्र, वीडियो क्लीन हो गया अब? वीडियो क्लीन हो गया अब? थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ गया था, इसी वजह से नहीं आ पा रहा था। चलिए ठीक है। तो जी ओके, आ जाइए। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसमें था कि जो भी विद्यालय, यानी कि इनके एक नियम में ये भी था कि विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना, या फिर शैक्षणिक संस्था बोल सकते हैं, का बहिष्कार करना, ठीक है ना। टू बॉयकॉट यूनिवर्सिटी and schools which is related to Britishers, जो किससे संबंधित हो? ब्रिटिशर्स से। यानी अंग्रेजों से संबंधित जो विश्वविद्यालय है। ऑल गुड शेखर, ओके ओके ओके। हाँ जी, जूम वाले पता, आवाज आ रही है ना? सब ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हैं मैम? क्या नहीं देते हैं? मैं तो जूम वाले से प्रॉपर बात करती हूँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, जूम वाले, मैं आप लोग पे ध्यान नहीं देती हूँ? बताइए कि इल्जाम लग रहा है हमारे ऊपर, जल्दी बताइए जूम वाले। क्या? अच्छा, आप लोग का नाम नहीं लेती हूँ। एक्चुअली आप लोग का नाम मुझे पता नहीं चल पाता, दिखता नहीं है ना। बाकी कमेंट्स में सबके नाम आते हैं, आप लोग का नाम मुझे दिखता नहीं है, दैट्स वाई मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। इसके लिए जिनका नाम नहीं ले पाती इसके लिए सॉरी मैं। लेकिन है क्या समस्या है कि मुझे दिख नहीं पाता है नाम आप लोगों का, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स, अच्छा आप आ जाइए जूम वाले। आप लोगों से मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं आप सभी के सभी। चलिए हम अब आते हैं, इसमें क्या था कि इसमें ये बताया गया था कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि छात्रों को क्या किया जाएगा? वैकल्पिक शिक्षा की खोज की जा रही थी। कि खोज मीन्स ये है कि अब हम लोग अपना ही कुछ क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे, यानी स्वयं स्थापित, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। स्वयं स्थापित यानी हमारा क्या हो? खुद का हो। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट में आप देखते हैं लिखा होता है भारत में निर्मित, देखा है आप लोगों ने? उसमें लिखा रहता है प्रॉपर भारत में निर्मित। हाँ, तो ये क्या था? प्रॉपर क्या करना था? अब तो इसके लिए लोगों ने किया क्या? पटना गया रोड पर एक महाविद्यालय की स्थापना की। अच्छा सुनिए, कल ना अगर क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो रेडी रहिएगा, मैं पहले बोल दे रही हूँ, क्योंकि कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है? क्या? हाँ, मैं वही कर रही हूँ, कल फिनिश हो जाए ताकि आप लोग भी क्या होगा, अब मतलब कल मैं बात कर लेती हूँ आज। हाँ, आज मैं बात कर लेती हूँ, कल तैयार रहिएगा आप सब। एक महाविद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग ना रितेश कर रहे हैं ठीक है ना। तो इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रांगण समझते हैं आप लोग? महाविद्यालय के परिसर में नाम कैंपस में ही बिहार विद्यापीठ, हाँ, के प्रांगण या उसके कैंपस में ही हम लिख देती हूँ, उतना ज्यादा हिंदी ठेठ बहुत शुद्ध हिंदी में भी दिक्कत हो जाएगी। कि परिसर में, परिसर थोड़ा सा उसका सरल हिंदी हो गया। परिसर इन द सेंस इसके कैंपस में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। क्या की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी इस समय, ठीक है ना। इस समय क्या की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी इसमें, जिसका उद्घाटन किसने किया गया था? इसका जो इनॉग्रेशन है, यानी इसका उद्घाटन
भावना यहाँ तक दिख रहा है आपको? यहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है देखने में, बताइएगा मुझे। यहाँ पे भावना ठीक है? यहाँ तक बोर्ड पे दिख पा रहा है ये कि थोड़ा और साइड में करके लिखूं? बड़ा किया जाएगा, यूपी, बंगाल और झारखंड के कुछ जिले इसमें जोड़े जाएंगे। केशव, कहा जाता है कि दिन में ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, ठीक है ना? अब हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं है, सभी राज्यों का अपना अस्तित्व है। 1921 को गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। 1921 को गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक्चुअली था क्या ना, मैंने आपसे क्या कहा कि इनका ये था कि जो कोर्ट कचहरी है उसका आप बाइकाट करो, ठीक है? इनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका बाइकाट करो। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क्स यानी असहयोग आंदोलन में हम कह सकते हैं। विष्णु कह रहे मैम नहीं, तो विष्णु एक बात बताइए, हम लोग कौन से कोई ब्रिटिशर्स के जमाने में रह रहे हैं कि हमें इसको छीन लेना है, उसे जोड़ लेना है? ठीक है, जितना बिहार है हम उसे ही मजबूत बनाएंगे, क्या दिक्कत है ना? जितना है हम उसे ही पहले मजबूत बना ले, सब ले लें और किसी पे ध्यान ना दे, क्या फायदा है फिर? जहां जहां आप लोग प्रशासनिक पदाधिकारी बनिए वहां पे उत्कृष्ट सेवा दें आप लोग, ठीक है? जहां के मुखिया चुने जाए उसको क्या कहा जाए? आदर्श गांव कहा जाए। आदर्श गांव इन द सेंस कि यहाँ पे कोई निर्विरोध मुखिया जो चुने जाते, वैसी स्थिति आ जाए ना बिहार में, फिर देखिए, तब देखिए फिर क्या स्थिति होती है। तो ऊपर से लेके नीचे तक में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। चलिए आते नहीं तो फिर कहिएगा कि मैं अरे 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आपको बिहार विद्यापीठ है उसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। इट मीन्स बिहार विद्यापीठ was inaugurated by गांधी जी on 6 February 1921. ओके, नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज बिहार विद्यापीठ वाज एस्टैब्लिश्ड, या इन विच मूवमेंट बिहार विद्यापीठ वाज एस्टैब्लिश्ड? तो ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार विद्यापीठ वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी उसी टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। उसी टाइम पे क्या देखते हैं हम लोग? ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग कुलपति समझते हैं ना आप लोग? हाँ जी, वीसी वगैरह क्या? हाँ, चांसलर जिसको बोलते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, वाइस चांसलर बोला गया है तो मेन चांसलर कौन हुआ है यूनिवर्सिटी का? कौन होता है? हाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा, वीसी बोला जा रहा है, वाइस चांसलर, इट मीन्स जो मेन चांसलर होगा वो राज्यपाल होता है। हाँ सही है। आज ये बिहार विद्यापीठ में हम क्या देखते हैं? जो इसके इसके कुलपति किसको बनाया गया था? हाँ हाँ, कल कंप्लीट हो जाएगा भावना। अब बचा ही क्या है बिहार में? ज्यादा से ज्यादा आपको 1942 तक ही दिखाई देंगे गतिविधियां। एम आई राइट या रॉन्ग? भारत छोड़ो आंदोलन तक क्या कहते हैं, जो शहीद हुए थे उस टाइम पे, स्पेशली 1942 में, वहां तक आप देखिएगा कि पूरी गतिविधि दिखाई देती है, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में, जो सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव जो जोन रहा उस टाइम पे, ठीक है? तो इसके जो हम लोग बात करें अगर कुलाधिपति, इसके कुलाधिपति की बात करें तो कौन थे ये? मजहरुल हक। क्या है मजहरुल हक? लिखो कुछ, मजहरुल हक, ठीक है ना? कुलाधिपति कौन है? मजहरुल हक। और नेक्स्ट बात करें कि इसके इसके कुलपति कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। कुलपति इसके ब्रजकिशोर प्रसाद। एक क्वेश्चन आप लोग इसमें दे रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे इसमें? आपका एक क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे इसके?
राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था इसमें, ठीक है, बताइएगा। इसमें कुलाधिपति कौन है, मजहरुल हक, कुलपति कौन है यहाँ पे, ब्रजकिशोर प्रसाद। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, इसमें राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था। अब इसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं, 30 याद रखिएगा एक क्वेश्चन है जो खूब आता है आप लोगों के इसमें, हाँ एक क्वेश्चन है जो खूब आप लोगों के इसमें आ चुका है, मदरलैंड के बारे में, अखबार के बारे में खूब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 30 सितंबर 1921, 30 सितंबर 1921 को पटना के सदाकत आश्रम, पटना के सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम से मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड, दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला जाने लगा, दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला जाने लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना खूब आता है कि मदरलैंड जो है कहां से निकला था, मे भी हो सकता है उसमें ऑप्शन में दे दे आपको साबरमती आश्रम, ठीक है, अलग अलग इसका क्या करें ये लोग नाम दे दे, तो साबरमती आश्रम हो गया, सदाकत आश्रम हो गया, तो इस तरह से क्या हो कुछ ना कुछ आपके नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, रामकृष्ण आश्रम भी कर सकते हैं ऑप्शन में। तो ये देख लीजिएगा पटना के सदाकत आश्रम में हम लोग क्या देखते हैं, जो मदरलैंड नाम का जो अखबार है वो निकाला जाने लगा, ठीक है, अखबार निकाला जाने लगा था या प्रारंभ किया गया इस नाम से सदाकत आश्रम में। तो इस दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें जैसे कि 22 दिसंबर, एक चीज और है कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, अब लास्ट है तो ये हो ही जाए। 22 दिसंबर को ब्रिटेन के युवराज का पटना में आगमन हुआ, पटना में आगमन हुआ जिसका बहिष्कार किया गया, जिसका बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पे कि कौन आता है, ये 22 दिसंबर, सॉरी डेट नहीं लिखा मैंने, 1921 को कौन आता है यहाँ पे, जो ब्रिटेन का युवराज यहाँ पहुंचता है, जिसका यहाँ पर सम्मान नहीं करके उसे क्या किया गया, पूरे शहर में उस दिन क्या किया गया, स्ट्राइक रख दी गई, एक तरह से हड़ताल किया गया पूरे शहर में। तो ये किसके लिए किया गया था, क्या, हाँ ब्रिटेन के युवराज के लिए क्या किया गया था। कुलाधिपति का होता है चांसलर, चांसलर होता है अभिषेक, इसका इंग्लिश, द इंग्लिश ऑफ कुलाधिपति इज चांसलर, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, अभी के कंटेक्स्ट में देखिएगा, ब्रिटिश का गवर्नमेंट था उस टाइम का शासन चल रहा था, तो इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, हाँ ब्रिटिश का क्या था उस टाइम पे मेन शासन था, तो इसी वजह से क्या था वहां पे उस समय पे जो भी चांसलर होगा, तो अगर अपना है भाई पॉलिटी, एक पूरा संविधान के आधार पे भारत चल रहा है, उस टाइम पे वैसा इस कंडीशन नहीं था, तो कुलाधिपति का मतलब ही हो जाता है क्या, चांसलर। क्या, हाँ 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 हाँ, मजहरुल हक जो है इसके चांसलर बने, ठीक है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद क्या बने, इसके कुलपति, समझ गए। हाँ 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का बिहार के पटना में आगमन हुआ था, जिसके कारण पूरे के पूरे बिहार में यानी उस टाइम पे पटना में क्या किया गया, बड़े लेवल पर हड़ताल किया गया। तो ये एक तरह से क्या था, बाइकाट, मैंने क्या कहा, असहयोग, स्टार्टिंग में ही बोला नन कॉपरेशन, यानी वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट इन एनी मैनर,
हम आपको किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे। तो यही था कि ये जब आए तो पहले क्या होता था, पहले इनका सम्मान होता था कि भाई आए हैं तो पूरा क्या हो रहा है, एक दरबार लग रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और इसी टाइम पर हम क्या देखते हैं, इमारत शरिया, पटना में ही क्या किया गया था, पटना में मौलाना सज्जाद ने क्या किया, इमारत शरिया की स्थापना की। इमारत शरिया के श्लोक कहते हैं, शरिया की स्थापना की, इसी समय स्थापना की। ये भी एक संस्था थी दैट वाज नोन एज, यहां पे लिख दे रही हूं, इमारत शरिया। इमारत शरिया, ठीक है ना। ये किसने स्टैब्लिश किया था मतलब उस टाइम पे संगठन बनने लगातार क्या हो चुके थे, शुरू हो गए थे, लगातार क्या बन रहे थे उस टाइम पे, संगठन बनना शुरू हो चुके थे। तो ये हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पर कि ये एक बहुत बड़ा रोल था, यानी कि कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं से हम लोग को क्या करना है, जितना हो सके अपने संस्था बनाने हैं। ये एक नियम था, ठीक है ना। ये क्या था कि अपनी संस्थाओं पर जोर दिया गया था, अपनी संस्थाओं पर क्या किया गया था, जोर दिया गया था कि जितना हो सके, जितना हो सके हम लोग अपनी संस्था को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। चाहे वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित संस्था हो या फिर, हाँ ये हिंदू धर्म से संबंधित लोग हों, चाहे अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक जगह लिख देते हैं 27 नवंबर 1921 को इसका एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, 27 नवंबर, ये कुछ संस्था थे जो क्या हुए थे, स्टैब्लिश्ड हुए थे। 1921 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था इस टाइम पे, किसकी स्थापना की थी, कौमी सेवक दल की स्थापना की, कौमी सेवक दल। अब ये सब क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट है जो आपको क्या करने, ध्यान रखने हैं। कौमी सेवक दल की स्थापना की थी, दल की स्थापना की थी, कौमी सेवक दल की स्थापना की थी। ठीक है, लिख लीजिए इसे। जो देखिए, इमारत शरिया, शरिया समझते हैं आप लोग, जिसको मुस्लिम लॉ बोला जाता है। शरिया होता है ना, सुना होगा आप लोगों ने, मुस्लिम लॉ इसको कहा जाता है। लॉ को, लॉ का उर्दू टर्मिनोलॉजी जो है उसको कहते हैं शरिया या शरा, बेसिकली ये शरा टर्मिनोलॉजी से निकल कर आया है, शरिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अभी के टाइम पे है, लेकिन ये बेसिकली क्या था, जो मुस्लिम्स लॉ है उसको क्या करे, रेगुलेट करे, इमारत शरिया। तो होता क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अभी के टाइम पे, मैं बता देती हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे कुछ जगह पे ऐसा होता है ना कि किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया है, वो चले गए कहीं और विवाह कर लिया कहीं और, वाइफ जो है वो अकेले है। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग को अगर केस करना होता है तो वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं इमारत शरिया में। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो कहाँ देखे जाते हैं, इमारत शरिया में। अभी के टाइम पे इसकी स्थिति मैं बता रही हूँ। तो ये था क्या कि जो भी इस समुदाय से संबंधित जो परेशानियां हैं या इस तरह की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। एक वर्ड में इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब कौमी सेवक दल की बात करें तो देखिए ये क्या है, कौमी भी है और सेवक दल भी है। क्या टाइम हो गया क्या? हाँ, अच्छा ये बच गया, ठीक है। तो कौमी सेवक दल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक तरह से कौमी, कौमी का मतलब है कि कौम का, और सेवक मतलब होता है यानी सभी कौम। तो इसको चूंकि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, या एक चीज ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग थी जो पूरे के पूरे दिखाई देती है आपको। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है, लेकिन उसके ही अलग अलग जगहों पे जो है उसके विंग बने थे जो प्रांत लेवल पे। तो बिहार में भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। ये सब मैं कल बता दूंगी आपको। और उससे ही उसने जो इस टाइम पे यानी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौन सी संस्था एस्टैब्लिश की गई थी, दैट वाज कौमी सेवक दल। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बारे में जो भी अब जो इंफॉर्मेशन
है वो कल के क्लास में मैं आप लोग को दे दूंगी, स्पेशली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। हाँ, कल सैटरडे है तो कल क्लास नहीं होगी। अच्छा मैं बात करती हूँ, रुकिए अभी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? आज इतना रहने दें, अब टाइम हो चुका है, आज इतना रहने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है, ओके।